So hello, hi everyone. Welcome to Rank Secure IAS Academy. मेरा नाम गौतम लखानी है and I again welcome you all to our today's session of Indian Economy by संजीव वर्मा, जिसमें आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर पॉलिसीज के बारे में जो कि भारत सरकार लेकर के आई और बाकी क्या क्या इनिशिएटिव्स करे गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर जो चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, हमने पहले भी सेशन शुरू करा था बट द थिंग इज कि उस टाइम पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गए थे तो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो चलिए फटाफट से एक बार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको दे दूं। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि देखिए, अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर के आया है कुछ नए बैचेस जो कि आपकी कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन में हेल्प आउट करेंगे। 2021, 2022 और 2023 वाले एस्पिरेंट्स के लिए बैचेस रहेंगे जो कि 1 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। इन बैचेस की अगर हम बात करें तो देखिए, कंप्लीट 1 ईयर के जीएस बैच कोर्स अनअकैडमी लेकर के आया है 2022 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें आपका प्री कम मेंस दोनों का सिलेबस कवरेज कराया जाएगा हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे और इंटरव्यू तक की आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है कंप्लीट 2 ईयर का बैच कोर्स 2023 वाले एस्पिरेंट्स के लिए। ये यहाँ पर 2 साल के लिए रहेगा। इसमें भी ये भी 1 फरवरी से शुरू हो रहा है। प्री और मींस दोनों का सिलेबस कवरेज कराया जाएगा, इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन कराई जाएगी। सेम बेनिफिट्स इसमें भी आपके यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एनसीईआरटी बैचेस अनअकैडमी लेकर के आया है कुछ, जिसमें आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी कवरेज यहाँ पर कराई जाएगी। जो भी जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स हैं सबको यहाँ पर आपका कवर कराया जाएगा। साथ में आपका अगर हम बात करें तो कुछ एक्सपर्ट बैचेस भी अनअकैडमी लेकर के आया है 2021 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। साथ में आपका यहाँ पर करंट अफेयर्स का भी कवरेज कराया जाएगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ वीकेंड बैचेस भी लेकर के आया है अनअकैडमी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जो कि 6 फरवरी से शुरू हो रहे हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए। इसमें आपका 100% सिलेबस कवरेज कराया जाएगा और मेन थिंग ये है कि आप विदाउट डिसरप्टिंग योर ऑफिस वर्क आप यहाँ पर इसमें अपना वर्किंग प्रोफेशनल्स एनरोल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट बैचेस हैं, डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान है। बात करें 24 मंथ यानी कि 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लान की, तो उसके लिए 72,000 रुपीज आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। और जब आप यूज करेंगे रैंक 10 हमारा रेफरल कोड, तो 10% यानी कि 7200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अल्टीमेटली जो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा वो रहेगा 64,800 रुपीज। इसके अलावा जब भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज इस नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करिए और यूज करिएगा हमारा रेफरल कोड रैंक 10। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखते हैं गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर पॉलिसीज के बारे में एंड बाकी सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो देखिए, कल का जो हमारा सेशन था, इन आवर यस्टरडे सेशन वी हैव डिस्कस्ड कि भाई जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हमने उस इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पर बात करी और जब मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करा, बताया कि भाई हमारी जो पॉपुलेशन है तकरीबन 60% हमारी आबादी एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। भाई लैंडलेस फार्मर्स हैं बहुत ज्यादा, मॉनसून के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंस है। फिर हमने ये भी देखा कि भाई सरकार ने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम करें, जिसमें मैंने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया कि कैसे हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को यूज करके, साइंटिफिक अप्रोचेस को यूज करके, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स को यूज करके सरकार ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेजर प्रॉब्लम्स जो कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हैं, वो सब मैंने आपको कल बताई। इसके बाद मैंने यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेक्टर रेवोल्यूशंस बताए, जिसमें हमने ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर के व्हाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, हर एक रेवोल्यूशन को यहाँ पर हमने समझा। और यहाँ पर उसके बाद पिंक रेवोल्यूशन के बारे में भी बात करी कि जिसने हमारी मीट प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसमें इंडिया को नंबर 1 पर ला करके खड़ा कर दिया। सो येस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यहाँ पर काफी सारी प्रॉब्लम्स आज की डेट में भी हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखने को मिलती हैं। और ये प्रॉब्लम सरकार को शुरुआत से ही देखने को मिली फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जिस वजह से गवर्नमेंट ने काफी सारे इसके लिए कुछ स्टेप्स वगैरह भी यहाँ पर लिए। अब उन्हीं को हम यहाँ पर देखेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की, तो सबसे पहला काम जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर करा वो करा उसने इंटरवेंशन। गवर्नमेंट ने यहाँ पर एपीएमसी के थ्रू अपना इंटरवेंशन यहाँ पर करा। कैसे? देखिए, पहले क्या होता था, अगर हम बात करें किसानों की, तो किसान क्या करता था, लोन लेके रखता था किससे, किसी मनी लेंडर से, और फिर उस पैसे से वो क्या करता था, अपने यहाँ पर जो है बेसिकली खेती करता था। अब जब बेचने की बारी आती थी हार्वेस्टिंग के टाइम पर, तो उसके पास एक तो मार्केट ऑप्शंस प्रॉपर नहीं थे, जिस वजह से उसके ऊपर एक तो मनी लेंडर का प्रेशर भी था कि भाई उसके पैसे भी उसे वापस करने हैं। तो कहीं ना काफी ज्यादा बर्डन किसान के ऊपर आ जाता था और फिर अल्टीमेटली किसान को क्या करना पड़ता था, औने पौने दाम में ही अपनी
फसल जो है यहाँ पर बेचनी पड़ जाती थी मनी लेंडर को। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक तो किसान बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाता था और दूसरा एक्सप्लॉयटेशन उसका बहुत ज्यादा इजी हो जाता था। तो यहां पर मनी लेंडर्स की अगर हम बात करें तो वो काफी बुरी तरीके से किसान को एक्सप्लॉइट कर लेते थे, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने जब ये चीजें देखी तो गवर्नमेंट लेकर के आई एपीएमसी, यानी कि सरकार ने यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी सिस्टम यहाँ पर लेकर के आई, जिसको 1960s के अंदर यहाँ पर लाया गया। और कहा जाता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और जो इतना ज्यादा वो सक्सेसफुल रहा, कहीं ना कहीं एपीएमसी ने भी उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। एपीएमसी एक्ट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो सरकार ने बकायदा मंडीज, मार्केट ऑल ओवर द इंडिया, अक्रॉस द इंडिया यहाँ पर बनाई। और आज की डेट की अगर हम बात करें तो 8000 एपीएमसी हमें देखने को मिलती हैं। हालांकि ये 8000 का नंबर अगर आप करें तो ये बहुत ही ज्यादा कम है। अगर एक एपीएमसी की अगर हम थोड़ी सी एक्सेसिबिलिटी की बात करें कि भाई फार्मर्स को कितना ट्रैवल करना पड़ता है, तो तकरीबन आज की डेट में 400 से 500 किलोमीटर तक फार्मर्स को यहाँ पर ऑन एन एवरेज ट्रैवल करना पड़ता है एपीएमसी जाने में। तो कहीं ना कहीं ये फार्मर्स के लिए आज भी सबसे बड़ा दिक्कत है कि भाई एपीएमसी इंडिया के अंदर कम है। दूसरी चीज यहां पर क्या हुई कि देखिए फार्मर्स के लिए क्या हो गया कि जब जैसे ही उनकी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग हुई, तो जैसे ही उनकी फसल कटी तो फार्मर्स जो है अपनी क्रॉप को लेकर के पहुंचा मंडी, और मंडी के अंदर जाकर के उसको बेसिकली उसकी क्रॉप के ऊपर ऑक्शनिंग हुई, प्राइस वगैरह लगाए गए और कहीं ना कहीं जाकर के हमें क्या देखने को मिला कि उसका वो प्रोड्यूस जो है वो यहाँ पर बिक गया, ठीक है। और मिडलमैन, आड़ती यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं जो कि ये ऑक्शन का काम बेसिकली किया करते थे, ठीक है। और आज की डेट के इस मिडलमैन की अगर हम बात करें, आड़ती की बात करें, तो ये आज की डेट का नया मनी लेंडर है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं इन्हीं आड़तियों ने एक कार्टेल यहाँ पर बना लिया है और कहीं ना कहीं यही लोग अब जो है फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी चिंता की बात हमारे लिए हो जाती है यहाँ पर। और अब एपीएमसी को यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करें तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ना एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। क्या है वो देखिए, यहां पर गवर्नमेंट ने क्या करा, मिडलमैन्स को दे दिया लाइसेंस, और उन लाइसेंसेस से उन्होंने क्या करा, शॉप्स खोल ली, स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह बना ली, और फिर जो है यहाँ पर इस तरीके से एपीएमसी मार्केट बनी। जो एपीएमसी मार्केट वगैरह ये बनी, ये बेसिकली यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स जो है इनको रेगुलेट करती है। यानी कि पंजाब में अगर जो एपीएमसी मार्केट है उन्हें पंजाब की गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वो उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी, जो उत्तराखंड में है वो उत्तराखंड की सरकार करेगी। और इन सब एपीएमसी ट्रांजैक्शंस के ऊपर फार्मर्स से एक बकायदा टैक्स भी लिया जाता है। हालांकि ये टैक्स बदले में बाकी सब चीजों को मैनेज करने के लिए ही यूज करा जाता है, कहीं ना कहीं फार्मर्स के बेनिफिट के लिए ही ये यूज करा जाता है। तो एपीएमसी से देखिए हुआ क्या, फायदा क्या हुआ, पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको आज की डेट में क्या प्रॉब्लम्स है वो बताऊंगा। देखिए फार्मर है ये, अब फार्मर ने क्या करा, यहां पर गेहूं उगाई और वो गेहूं लेकर के सीधा पहुंच गया कहां, एपीएमसी। एपीएमसी में जब वो पहुंचा उसे यहां पर ये मिडलमैन मिला जिसको आरती बोला जाता है, और इस आरती ने क्या करा, यहां पर बकायदा ऑक्शनिंग वगैरह कराई और जो फार्मर को बेटर प्राइस मिला वो यहां पर अपना दे दिया। और आगे चल करके इस आरती ने क्या करा, फिर ये कंज्यूमर्स तक, होलसेल मार्केट में, फिर आगे रिटेल स्टोर्स पर यहां पर अपना सामान बेचा, इंडस्ट्रीज वगैरह को। तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। अब क्या होता है, दो चीजें हैं। देखिए आज की डेट में क्या हो रहा है, जब फार्मर को पैसे की नीड है तो कहीं ना कहीं ये फार्मर जो है आरती के पास पहुंचता है और आरती ये फार्मर को क्या देता है, कैश दे देता है एडवांस में। इसी वजह से कहीं ना कहीं फार्मर्स का कहना है कि भाई ये आरती हम लोगों के लिए क्या है, एक तरीके से एटीएम है, एनी टाइम मनी हम इनसे ले जाते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आज की डेट में ये आरती जो है ना, अगर ये फार्मर्स को फायदा पहुंचा रहा है तो कहीं ना कहीं ये फार्मर्स को एक्सप्लॉइट भी कर रहा है। एक्सप्लॉइट कैसे कर रहा है, देखिए क्या है, वही दिक्कत है कि भाई 400-500 किलोमीटर फार्मर्स को चल के जाना पड़ता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं यही आरतीज को जो है क्या मिल जाती है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एक्सप्लॉइट करने की। और आरतीयों ने बेसिकली क्या करा, अपना एक कार्टेल सिस्टम बना लिया, ठीक है, 5-6 मिलकर के इकट्ठे हो गए और फिर उसी हिसाब से औने पौने दाम इन लोगों ने भी अब लगाने शुरू करे। इसी वजह से अब सरकार कुछ नए लॉज भी लेकर के आई है। तो ये था बेसिकली कुछ एपीएमसी सिस्टम के बारे में, जो कि मैंने आपको बहुत ब्रीफ में यहां पर समझाया कि जो सरकार लेकर के आई, और इसके अलावा मैंने इसकी कमियों के बारे में भी आपको यहां पर बताया, ठीक है। बाकी अगर आपको इसको और डिटेल में जानना है तो मेरा एक फार्म बिल्स के ऊपर सेशन है जो कि मैंने आई गेस दिसंबर में किया था, दिसंबर या नवंबर में, आप मेरा जाकर के वो भी यहाँ पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, कि कैसे ये चीजें हो रही हैं पूरी की पूरी। अब जब ये चीज यहाँ पर हो रही थी, गवर्नमेंट ने मार्केट सिस्टम वगैरह सब स्टैब्लिश कर दिया, बकायदा यहाँ पर चीजें होने लगी,
तो आगे चल करके क्या हुआ थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो सिस्टम आया एमएसपी का वो क्या रहा। यहाँ पर कुछ कमेंट्स आए हैं, कमेंट्स देख लेते हैं। सर ओपिनियन चेंज नाउ, नो माय ओपिनियन इट्स नॉट चेंज। मेरा ओपिनियन आज भी वही है जो पहले दिन था। मैं आज भी कहता हूं कि देखिए कहीं ना कहीं आड़ती फार्मर्स के लिए फायदेमंद भी है, बट कहीं ना कहीं वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट भी कर रहा है। दैट डे ऑल्सो आई हैड सेड द सेम थिंग, एंड आज भी मैं सेम ही चीज कह रहा हूं। तो मेरा ओपिनियन यहाँ पर बदला नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है। हाँ, बाकी ये जरूर है, देखिए जो चीजें हैं वो है, उसमें कोई शक नहीं है। बट हाँ, कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूंगा, जैसे मैंने उस दिन बोला था कि भाई जो ये नए फार्म लॉज है कहीं ना कहीं ये फार्मर्स को ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं देते, तो इनमें भी थोड़ा सा बात है। वही ओपिनियन वही है मेरा कहीं ना कहीं, ठीक है। बाकी अब यहाँ पर बात करेंगे सिस्टम ऑफ एमएसपी के बारे में। अब यहाँ पर बात आई कि भाई फार्मर्स को पैसा क्या देना है, ठीक है, उनसे कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए, पैसा किस हिसाब से तय करा जाए। अब एमएसपी जो है बेसिकली वो क्या है, इसके बारे में पढ़ लीजिए पहले आप। Minimum support price is a form of market intervention by the government of India to ensure agriculture producers against any sharp fall in the farm prices. देखिए क्या है, कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई का खेल जब आ जाता है, ठीक है, तो उसके आगे ना या तो प्राइजेस बढ़ जाते हैं या प्राइजेस कम हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जो कार्टेल सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है, इससे फार्मर्स को पैसा क्या देना है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर खड़ा हुआ। अब देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या करा, गवर्नमेंट ने बेसिकली एक कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस वगैरह यहाँ पर तय करी, जो कि सरकार को हर साल रिकमेंड करती है कि भाई आप जो है क्या करो, यहाँ पर सोइंग सीजन से पहले ही यहाँ पर अपना एमएसपी बता दो। एमएसपी का मतलब ये है कि भाई निश्चित ये मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस है, सरकार ने ये एमएसपी यहाँ पर तय कर दिया है और इससे कम तो नहीं लेना चाहिए आपको। हालांकि होता है ये कि भाई इंडिया के अंदर जो ऑल ओवर फार्मर्स है ना, सिर्फ 6% फार्मर ऐसे हैं जिन्हें इस एमएसपी का फायदा यहाँ पर मिल पाता है, ठीक है। तकरीबन 90% फार्मर्स या मोर देन 90% फार्मर्स आर लाइक दैट जिन्हें इसका फायदा नहीं मिल पाता। तो ये भी थोड़ा सा एक समझने की यहाँ पर बात है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सरकार क्या करती है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस हर साल जो है यहाँ पर एमएसपी तैयार कर देता है। अब ये एमएसपी कैलकुलेट कर कैसे जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखते हुए, और बाकी मार्केट के अंदर क्या क्या प्राइस ट्रेंड है, इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर जो है बोला गया कि भाई आप जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तैयार करो, और जो प्रॉफिट किसान को मिलना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 50 गुना ज्यादा हो, ठीक है। यानी कि अगर किसान ने टोटल 1000 रुपए लगाए हैं पूरी चीज में, ठीक है, पूरे के पूरे उसका जो प्रोडक्शन हुआ उसमें, तो उसको 1000 प्लस 50%, यानी कि यहाँ पर उसको 1500 रुपए मिलने चाहिए एज अ एमएसपी, ठीक है। ये तय करा गया यहाँ पर पैसा। अब यहाँ पर बात आई कि भाई ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकाला जाए। आप समझने की कोशिश करिए, एक फार्मर बैठा है यूपी के अंदर और एक बैठा है फार्मर मेघालय के अंदर। तो मेघालय के अंदर और यूपी के अंदर डिफरेंसेस नहीं है क्या? बिल्कुल है जी। यहां पर अगर हम बात करें तो लेबर का डिफरेंसेस भी है, और साथ में यहां पर अगर हम बात करें तो ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस भी है। कहीं ना कहीं लेबर मेघालय में महंगी हो जाएगी, यूपी में कम हो जाएगी, बाकी सब और भी चीजें हैं काफी सारी। तो यहां पर फार्मर सरकार का क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि भाई ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे यहां पर कैलकुलेट करा जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करा जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क गवर्नमेंट के आगे खड़ा हो गया। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, एक नेशनल कमीशन बनाया जिसको बोला जाता है स्वामीनाथन कमेटी। स्वामीनाथन कमेटी बनाई गई 18 नवंबर 2004 को, और यहां पर अगर हम बात करें तो एमएस स्वामीनाथन इसके बने चेयरमैन। इन्होंने यहां पर कहा कि देखिए क्या है, हमें जो है थोड़ा सा सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम की तरफ ध्यान देना चाहिए, और उसके लिए बेसिकली हमें जो है फार्मिंग को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव और साथ में प्रॉफिटेबल बनाने की जरूरत है। तो 2006 में स्वामीनाथन कमेटी ने यहां पर रिकमेंड करा कि जो एमएसपी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% ज्यादा होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। अब यहां पर बात आई कि कॉस्ट ऑफ फार्मिंग कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, तो वो भी देख लीजिए। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो निकल करके आया वो क्या आया, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या, सबसे पहले यहां पर बात करी गई कि भाई हम लेंगे A2 को। A2 क्या है, ये जितना भी किसान का कैश एक्सपेंडिचर खर्चा हुआ, यानी कि सीड्स खरीदने में, मैन्योर खरीदने में, केमिकल्स खरीदने में, लेबर कॉस्टिंग में, जो भी उसके खर्चे हुए यहां पर वो हम लेंगे। मान लीजिए सपोज एक एग्जांपल लीजिए आप कि A2 कैसे आएगा फार्मर्स का। A2 को अगर हम कैलकुलेट करें तो मान लीजिए फार्मर्स ने 10 रुपए के लिए सीड, 20 रुपए का लिया मैन्योर, इसके अलावा 10 रुपए के लिए उसने केमिकल्स, साथ में यहां पर लेबर कॉस्ट लगी उसकी 50 रुपए की, फ्यूल वगैरह जो उसने चलाया 10 रुपए उसके लगे, ये हो गया। तो 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30, 30 प्लस 10 इक्वल्स टू 40, 40 प्लस 50 इक्वल्स टू
90 एंड 90 प्लस 10 इक्वल्स टू 100। तो टोटल जो A2 हुआ फार्मर का वो हो गया 100। चलो अब लेकिन एक चीज बताओ, आपको पता है कि इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व होती है एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है, कहीं ना कहीं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कहा गया कि हम क्या करेंगे, फैमिली लेबर को भी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो A2 प्लस फैमिली लेबर की कॉस्ट यहाँ पर लगा दी गई कि भाई मान लो अगर वो लेबर और कहीं काम करती तो उसे 50 रुपए मिलते सपोज, तो यहाँ पर A2 जो अब तक का आया था उसमें 50 रुपए फैमिली लेबर के भी ऐड कर दिए और हो गया ये 150 यहाँ पर। अब 150 के बारे में बात आई कि भाई देखो ये 150 रुपया जो किसान ने डाला है इसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो लगेगा, अगर वो खेती ना करके इसको बैंक में डाल देता तो इंटरेस्ट मिलता ना उसे इसके ऊपर, और जिस लैंड के ऊपर वो खेती कर रहा है कि अगर ये लैंड वो किसी और को दे देता तो उसके ऊपर रेंट भी मिलता उसे। तो यहां पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन C2 बकायदा तय करा गया, उसमें क्या करा गया, यहाँ पर A2 पहली वाली कॉस्ट 100 रुपीज, देन फैमिली लेबर को ऐड करा गया 50 रुपए, ये एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, और साथ में रेंट तय करा गया कि भाई अगर ये किसी को रेंट पे देता तो इसको यहाँ पर रेंट जो है लगभग कितना मिल जाता, रेंट जो है इसको लगभग 30 रुपीज मिल जाता रेंट, और साथ में अगर ये इंटरेस्ट मनी पे ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है इसे 10 रुपए मिल जाता। तो ऑल ओवर जाकर के यहाँ पर 100 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 10, यानी कि अगर आप यहाँ पर हिसाब लगाएं तो 190 रुपीज जो है पूरा बैठ गया फार्मर्स के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इस 190 रुपी पे एटलीस्ट 50% ज्यादा देना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर MSP तय करने में लगाया गया कि भाई 190 रुपए तो ये हो गए, प्लस इन 190 रुपए में हम यहाँ पर क्या करेंगे 95 रुपीज और ऐड कर देंगे, और तब जाकर के हमारे सामने जो MSP है वो निकल करके आएगा। तो ये सिस्टम जो है बेसिकली स्वामीनाथन कमेटी ने यहाँ पर रिकमेंड करा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या सिस्टम हुआ, कैसे MSP को हमने तय करा। समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, समझ आ गया है तो भी बताएं, ताकि विदाउट एनी हेजिटेशन वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो अब यहां पर क्या हो गया, सरकार ने मार्केट भी तैयार कर दी और सरकार ने साथ में कॉस्ट भी तैयार कर दी कि भाई ये MSP भी आपको देनी है। बट सबसे बड़ी दिक्कत पता है कहां, क्यों ये सब फेल हो गया कहीं ना कहीं, बिकॉज एग्रीकल्चर जो है वो क्या है हमारा यहाँ पर एक तरीके से अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो वो आ जाता है स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। अब स्टेट सब्जेक्ट होने के नाते अगर हम उसके ऊपर बात करें, स्टेट लिस्ट के अंदर जो आता है अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग लॉज बनाए, फिर इसके अंदर पॉलिटिक्स भी कूद गई। आज की डेट में जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं कल को वो क्रिटिसाइज करते थे चीजों को, और आज की डेट में जो लोग अपोजिशन में बैठे हैं जब वो सरकार में थे तब वो उनके ऊपर ब्लेम करते थे। तो ये ब्लेमिंग का सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्वॉल्व हो रखी है बेसिकली, अगर आप समझने की कोशिश करें तो। इस तरीके से यहाँ पर जो है क्या हुआ, MSP वगैरह भी तैयार हो गई और APMC सिस्टम भी बना दिया। चलो ठीक है, अब ये सब हो गया। अब सरकार ने क्या करा, सरकार ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, नई एग्रीकल्चर पॉलिसी लेकर के आते हैं जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, जैसे ही ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से ही अगर हम बात करें तो यहां पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी अगर कुछ पिछले डेकेड्स का डेटा उठा करके देखें तो एनुअल ग्रोथ जो है मिनिमम 4% की आने लगी, यानी कि वो तेजी के साथ डेवलप करने लगा, ठीक है। तो अब यहां पर सरकार ने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, एक एग्रीकल्चर पॉलिसी लेकर के आनी चाहिए। तो न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर के आई 2000 में। क्या थी न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी, इसके बारे में बात करेंगे। मीनवाइल मैं आपके कुछ कमेंट्स यहां पर देख लेता हूं। बिग गैप, if RTs are well-wisher of the farmer, then why the farmer is under the property line? See, कहीं ना कहीं आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि जो आड़ती हैं, आड़ती वो फार्मर्स की हेल्प तो करती हैं कहीं ना कहीं उन्हें एक्सप्लॉइट भी करते हैं। दोनों चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ओके। आड़तीज आर ऑल्सो फार्मर्स, मे बी आई हैड सेड बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैं शुरू से यही कह रहा हूं कि आड़ती कहीं ना कहीं अगर फार्मर्स को फायदा पहुंचा रहे हैं बट साथ में वो कहीं ना कहीं आज की डेट में उनको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, जिस वजह से हमारा APMC सिस्टम फेल हो गया, ओके। बाकी स्टेट पॉलिटिक्स ना बहुत जबरदस्त है, देखो सच में मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम बात करें स्टेट पॉलिटिक्स की, पंजाब का आप देखिए, पंजाब हरियाणा के अंदर APMC सिस्टम सक्सेसफुल है, यूपी के अंदर कहीं ना कहीं फेल है। बिहार का एग्जाम्पल देख लीजिए, बिहार में तो APMC खत्म ही हो चुका 2006 के आसपास ही, तब तक बिहार में तब से लेकर कोई अब तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। बिहार का किसान आता है और आकर के कहां बेचता है, पंजाब हरियाणा में अपनी गेहूं बेचता है, अपनी फसल बेचता है।
तो पंजाब और हरियाणा ने जिस तरीके से अपनी एपीएमसी सिस्टम को स्ट्रांग रखा हुआ है ना, मजबूत रखा हुआ है, ये वहां की गवर्नमेंट के हिसाब पे है, गवर्नमेंट वहां के लोगों के बेसिस पर है, बट यही चीज यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रही है बाकी सब चीजों को। और फिर लैंड होल्डिंग्स भी एक सबसे बड़ा बात है कि पंजाब हरियाणा में बड़े बड़े लैंड है एज कम्पेयर टू यूपी, उत्तराखंड, बाकी सब जगहों पे। ये भी एक फैक्टर आ जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि डिटरमिन करते हैं इन सब चीजों को। तो चलिए बात करते हैं न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट ने जब एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस के बारे में समझा तो सरकार ने क्या करा कि भाई चलो अब टाइम है, एक नई एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई जाए, चीजों को थोड़ा सा उसके लिए क्या करा जाए, और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर सरकार ने देखिए क्या करा, एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 लेकर के आई वो, और उस पर क्या बात करेगी कि भाई हॉर्टिकल्चर के ऊपर, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर, पोल्ट्री के ऊपर, डेयरी फार्मिंग के ऊपर और एक्वाकल्चर के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए, ताकि जो यहाँ पर फार्मर्स है उनकी एक तो ग्रोथ भी तेजी से हो और साथ में जो उनकी परचेजिंग पावर है वो भी तेजी के साथ बढ़े। तो यहाँ पर फार्मर्स की परचेजिंग पावर को देखते हुए, उनकी इनकम को देखते हुए काम करने की बात करी गई कि भाई डेवलपमेंट्स करे जाएंगे। साथ में फूड एंड न्यूट्रिशन को लेकर के भी काम करा गया कि भाई जो यहाँ पर फसलें उग रही हैं उनको हम और ज्यादा न्यूट्रिशियस कैसे बनाएं, इसको लेकर के भी बात करी गई। अब इन सब चीजों के लिए यहाँ पर कहा कि भाई आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज करो, नई नई प्लांट वेराइटीज का यूज करो, आप जो है और सुटेबल प्रोटेक्शन के मेजर्स यूज करो, साइंटिफिक फार्मिंग करने की आप कोशिश करो। ठीक है, ताकि इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस जो है उनको मेंटेन करा जाए। तो ये सब चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी में आई। साथ में फार्मर्स के प्राइस प्रोटेक्शन के लिए भी बात करी गई, एमएसपी सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात करी गई, साथ में जो रेस्ट्रिक्शंस एग्रीकल्चर कमोडिटीज के ऊपर उसको डिसमेंटल करने की बात करी गई। और देखिए, जो आज बात यहाँ पर सरकार करती है इन्वेस्टमेंट की, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाने की यहाँ पर बात करी गई। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, कहीं ना कहीं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन तेजी से हुआ, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स तेजी के साथ बने, वाटरशेड डेवलपमेंट काफी ज्यादा करा, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुई। इसके अलावा यहाँ पर कोशिश करी गई कि भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ फार्म भी तय करी जाए, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को प्रमोट करा जाए। ये 2000 से चल रहा है हमारे देश में कहीं ना कहीं। लैंड रिफॉर्म्स को और ज्यादा बेहतर करने की बात करी गई, बकायदा नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाया गया ताकि क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह दिया जा सके। प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन की बात करी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करे। 2000 की पॉलिसी में भी ये बात यहां पर बोल दी थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, एक इंडिकेशंस दिए। यहाँ पर जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट थी उनको यहाँ पर इंडिकेशन दिया कि भाई आप इस तरीके से फॉलो करो, इस तरीके से मेजर्स लो। क्यों? क्योंकि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर और कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, एक तरीके से यहाँ पर मेजर्स बता दी कि आप ये रास्ते फॉलो करो एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉलिसी में हमें ये सब चीजें देखने को मिली। बट अब बात आई यहाँ पर रेनबो रेवोल्यूशन की। क्या हुआ रेनबो रेवोल्यूशन में, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। मीनवाइल आपके कमेंट्स देख लेते हैं। Today also I will say same problem is the middleman only, not only middleman. You can't use the word only here. हाँ, middleman is the problem, but not only. Only में क्या हो जाता है, आप सिर्फ middleman के बारे में बात कर रही है। middleman के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिक्कत है। अगर फार्मर्स को गवर्नमेंट की तरफ से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मिले, एपीएमसी सिस्टम अगर स्ट्रेंथन हो जाए, तो यहाँ पर दिक्कत ना है मिडलमैन की। फिर ये आपको समझने की नीड है। ठीक है, एपीएमसी सिस्टम जो अपना हमारा पंजाब हरियाणा है वहां पे बहुत बेहतरीन है, जिस वजह से वहां का जो मिडलमैन है वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाता। बट एपीएमसी सिस्टम बाकी सब जगहों का वीक है, जिस वजह से बाकी सब जगहों पर मिडलमैन जो एक्सप्लॉइट कर लेते हैं फार्मर्स को। बाकी हम तो पूरे इंडिया की बात करेंगे ना, कहीं ना कहीं सिर्फ पंजाब हरियाणा के बेसिस पे तो बात कर नहीं सकते। एग्रीकल्चर इज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट बट सेंट्रल गवर्नमेंट पास दिस फार्म लॉज। बट माय क्वेश्चन इज व्हाई डिडंट गवर्नमेंट डिस्कस विद द स्टेट बिफोर पासिंग दिस फार्म लॉ। बिल्कुल सही बात है अनित, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन की वजह से ही तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज के बारे में कह चुकी है कहीं ना कहीं। स्वाति, इफ वी कैन नॉट रिमूव द मिडलमैन बट वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ मिडलमैन स्केल्स, प्राइस ऑफ द फार्मर सोल्ड देयर क्रॉप्स एंड एट द प्राइस एंड द व्हाई हैज अ ह्यूज गैप। नहीं, मिडलमैन को आप कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। मैं आपको लिटरली चीज बता रहा हूं। ये अभी देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर एग्जाम्पल देखने को मिला। मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम एग्जाम्पल्स की यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर हमें क्या देखने को मिला कि जहां पर प्राइवेट लोगों ने भी खरीदा तो उन्होंने भी मिडलमैन के थ्रू ही खरीदा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मिडलमैन कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकता इंडिया के अंदर, या कहीं सब जगह मिडलमैन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट उस मिडलमैन को यह अधिकार ना दिया जाए कि वो एक्सप्लॉइट कर दे फार्मर्स को। पंजाब हरियाणा हैज हाई टैक्स ऑल्सो। हाई टैक्स की अगर आप बात करें तो मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। बट कहीं ना कहीं देखिए,
पंजाब हरियाणा में अगर हाई टैक्स है तो उनको पैसा भी फिर उस हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। पंजाब हरियाणा के अंदर फैसिलिटीज भी उस हिसाब से है। अब आप देखिए, आप जो है एक्सप्रेस वे पे चलते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस वे के ऊपर जब आप चलते हैं तो आप वहां पर 350 रुपए का टोल टैक्स देते हैं। 300 के अप्रोक्सीमेटली आपको बढ़िया एक्सप्रेस वेज के ऊपर टोल टैक्स देखने को मिलता है। वहीं आप जब नॉर्मल हाईवेज के ऊपर चलते हैं उनके ऊपर टोल टैक्स होता है 70-80 रुपए। अब देखिए कहां 70-80 रुपए और कहां 350 रुपए, ठीक है। तो जब 350 का टोल टैक्स दिया जा रहा है तो उसमें फैसिलिटीज भी आपको बेहतर दी जा रही है कहीं ना कहीं। यही चीज पंजाब हरियाणा के केस में है। पंजाब हरियाणा केस की अगर हम बात करें तो तकरीबन जो टैक्स पहुंच जाता है वहां पर वो 8 से 9% का पहुंच जाता है। और देखिए टैक्स इशू नहीं है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, टैक्स इज नॉट अ इशू। सरकार ने भी अभी क्या कहा कि चलो ठीक है हम टैक्स लगा देंगे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी, टैक्स कहीं इशू नहीं है, टैक्स की बात है ही नहीं बिल्कुल कहीं ना कहीं। यहाँ पर मेन चीज यहाँ पर क्या आ जाती है, टैक्स तो हमारा देना बनता है। और कहीं ना कहीं देखो टैक्स अगर हम सरकार को देते हैं तो उसके बदले में सरकार से हमें बेनिफिट्स ही मिलते हैं, ठीक है, कुछ भी हो जाए। और टैक्स से हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की इनकम को बढ़ा रहे हैं, वो तो हमारा कर्तव्य है। बट उस टैक्स के बदले में अगर हमें बेनिफिट्स मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब बेनिफिट नहीं मिलते तो दिक्कत की बात वहां आ जाती है। तो ये एक मेन पॉइंट है यहाँ पर कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, रेनबो रेवोल्यूशन की बात करते हैं। सरकार ने फिर करा कि भाई रेनबो रेवोल्यूशन लाया जाए। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन हो चुका था, वीट का प्रोडक्शन बढ़िया चल रहा था। अब सरकार ने कहा कि देखो कॉम्प्रिहेंसिव रेवोल्यूशन लाने का काम है। और कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो एंटायर एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पर अपना जरूरी है, हमें उसके ऊपर हम फोकस करें। और उसके लिए क्या करा गया, अब जो है यहाँ पर ऑल ओवर रेनबो रेवोल्यूशन से क्या करा गया, ओवरऑल, एक सेकंड, ओवरऑल यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करी गई, ओवरऑल रेवोल्यूशन की यहाँ पर बात करी गई कि भाई अब बाकी सब फैक्टर्स के ऊपर भी नजर दी जाए। ओवरऑल रेवोल्यूशन करी गई यहाँ पर, जैसे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को सबसिस्टेंस से बढ़ा करके क्या करा गया, यहाँ पर कमर्शियल वे में जो है उनको प्रमोट करा गया ताकि वो और ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़े और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के यहाँ पर काफी सारे काम करे गए, कमर्शलाइजेशन करा गया एग्रीकल्चर का ताकि वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके, रिसर्च को लेकर के काम करे गए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस शुरू कर गई, जो हमें कृषि विज्ञान केंद्र देखने को मिलते हैं, ये सब चीजें हुई। बट कहीं ना कहीं आपको पता है हमारा फार्मर्स जो है अनअवेयर है इन सब चीजों के बारे में, तो इस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस का, कृषि विज्ञान केंद्र का भी सिर्फ लेस देन 1% ऑफ द फार्मर्स ऐसे हैं जो फायदा उठाते हैं। साथ में खैर गवर्नमेंट ने यहाँ पर काम करा कि भाई मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी को यूज करा जाए, बायोटेक्नोलॉजी को यूज करा जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करा जाए ताकि चीजें और ज्यादा बेहतर हों, फार्म के ऊपर भी और ऑफ फार्म भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा जाए। तो रेनबो रेवोल्यूशन में ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने यहाँ पर करी। सरकार ने यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट को एक तरीके से प्रमोट किया, आप सीधे तौर पर यहाँ पर कह सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, रेनबो रेवोल्यूशन से भी और ग्रीन रेवोल्यूशन से भी और बाकी सब चीजों से भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हमारा बढ़ निकला। जब प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ गया हमारा तो कहीं ना कहीं सरकार ने क्या करा, सरकार ने करा अब जो है एक्सपोर्ट पॉलिसी भी तैयार करी जाए। 2018 के अंदर सरकार ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी तैयार करी। और क्यों करा गया, ताकि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके, ठीक है। और इस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी की यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हो रहे थे पहले 2018 से, उनको डबल करने की बात करी गई ताकि जितने ज्यादा एक्सपोर्ट होंगे उतने ज्यादा फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा और कहीं ना कहीं इंडिया को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ग्लोबल पावर बनाने को लेकर के काम करा गया और फार्मर्स की इनकम को डबल करने का, बढ़ाने का यहाँ पर काम किया गया। और अब यहाँ पर बात करी गई कि भाई देखो पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उनको 30 बिलियन के आसपास से बढ़ा करके 60 बिलियन तक ले जाना 2022 तक, और साथ में आने वाले समय में, आने वाले कुछ ईयर्स के अंदर 100 बिलियन टन तक ले जाना, 100 बिलियन तक ले जाना। तो सरकार ने एक बहुत बड़े लेवल पर तैयारी करी कि भाई ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ जो है इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को जोड़ दिया जाए, हमारी जो एक्सपोर्ट बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई करा जाए, हम व्हीट, राइस, इन सब के अलावा हम क्या करें, पल्सेस भी एक्सपोर्ट करें, बाकी सब चीजें भी करें हम, जिससे कि क्या हो, इंडिजिनस, ऑर्गेनिक और ट्रेडिशनल चीजें जो है हमारी डेवलप हो सके, प्रमोट हो सके। और जब ये सब चीजें होंगी तो उससे कहीं ना कहीं क्या होगा, फार्मर्स की चीजें बेहतर होंगी, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बेहतर होंगे और कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज का फायदा यहाँ पर फार्मर्स को मिलेगा। फायदा मिलेगा तो जाहिर सी बात है उनकी इनकम भी यहाँ पर बढ़ेगी, ठीक है। तो एक्सपोर्ट पॉलिसी में सरकार ने ये काम करने की बात करी। फिर सरकार की यहाँ पर अगर हम बात करें तो सरकार ने कहा देखो हमारे यहाँ पर वेस्टेज बहुत होता है, तो क्यों ना हम क्या करें, फूड प्रोसेसिंग शुरू करें इंडिया के अंदर। कनाडा जैसी जो कंट्रियां हैं जहां पर
6-7 महीने बर्फ ही पड़ा रहता है। देखिए कनाडा की बात करें ना, तो कनाडा के अंदर जो एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलता है वो जो है कहीं ना कहीं 4 से 5 महीने ही होता हुआ देखने को मिलता है। 6 महीने वहां पर कनाडा के अंदर बर्फ पड़ी रहती है पूरा। अगर आप हिसाब लगा करके देखें तो समवेयर अराउंड नवंबर बर्फबारी शुरू हो जाती है। इस टाइम पर जनवरी में तो बहुत ज्यादा होती है, और फिर आगे चल करके अब फरवरी शुरू हो गया है जैसे, तो फरवरी मार्च तक कहीं ना कहीं रहती है। तो यहाँ पर कनाडा जैसी कंट्रीज के अंदर 6-7 महीने बर्फ पड़ी रहती है। तो सरकार ने कहा क्यों ना हम इनको खाना भेजें, क्यों ना हम यहाँ पर अपना फूड प्रोसेस्ड करें, मीट प्रोसेस्ड करें, ताकि जो हमारे रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं उनको फूड में बदल करके उनको जो है यहाँ पर प्रोसेस्ड फॉर्म्स में हम क्या करें, बाकी कंट्रीज को दें, उनकी जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा दिया जाए। अब इसको लेकर के काम हुए। उसके अब हम फूड प्रोसेसिंग को डिस्कस करेंगे। मीनवाइल मैं आपके कुछ कमेंट्स देख लेता हूं यहाँ पर। सर दीज मिडलमैन विल नॉट लेट द एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल फॉर द फार्मर्स, it's profitable for these middlemen only, these mandis and artis. Sir, we are enjoying online shopping and reasonable prices and home delivery after reduced middlemen only. This formula can implement with agriculture also. Okay, बात ठीक है आपकी कहीं ना कहीं, बट आपको एक चीज ये समझने की नीड है कि यहां पर जो ऑनलाइन से आपको फायदा मिल रहा है ना, अल्टीमेटली वी आर एंजॉइंग द शॉपिंग ऑनलाइन से जो भी अगर चीज है, तो कहीं ना कहीं एफएमसीजी गुड्स के अंदर या कहीं जो बाकी सब चीजें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम में जो मार्जिन होता है ना, मार्जिन वो बहुत ज्यादा होता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या आ जाती है यहाँ पर, अब देखिए चाहे आप फ्लिपकार्ट की बात करें, चाहे आप अमेजोन की बात करें, या जितनी भी ये कहीं ना कहीं कंपनीज हैं, ठीक है, तो देयर इज अ वन थिंग कि कहीं ना कहीं आपको एक चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या होता है, जो आपको ये हैवी डिस्काउंट मिलते हैं ना, वो कब मिलते हैं, जब ये लोग बल्क में खरीदते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हम बात करें, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, बट फार्मर्स का यही तो कहना है कि भाई हमें हमारा एमएसपी दे दो, एमएसपी से ज्यादा मत दो। क्या अब आप बताइए, एश्योर्ड एमएसपी, मैं कहता हूं मिडलमैन को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो यहां पर प्रोविजंस है नए लॉज में एमएसपी को लेकर के, सरकार कहती है एमएसपी का यहां पर मिलेगी, सरकार तो अभी भी कह रही है एमएसपी मिल रही है, क्या मिल रही है, सबको नहीं मिल रही ना। तो सर जो यहाँ पर एमएसपी का एश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एमएसपी का एश्योरेंस नहीं होगा, उस केस में फार्मर्स जो है तब भी एक्सप्लॉइट होंगे। आज मिडलमैन कर रहे हैं, हमारे अपने लोग खा रहे हैं वो पैसा, इंडिया के अंदर ही वो पैसा कहीं ना कहीं है फिलहाल। फिर क्या होगा, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, वॉलमार्ट जैसी कंपनियां एक्सप्लॉइट करेंगी उनको। तो एमएसपी एश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बस मैं यही कहता हूं, और कुछ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस इज माय ओपिनियन कि एमएसपी एश्योरेंस फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट शुड बी, वो क्या होना चाहिए, वो यहां पर जो है लीगलाइज्ड होना चाहिए कायदे से। अब आप देखिए, अगर यहां पर आप समझने की कोशिश करें, जब आप ऑनलाइन भी कोई सामान खरीदते हैं, आपको प्राइस पहले ही पता हो जाता है ना उसका, आपको उसके ऊपर ये तक बता देते हैं कि वो इतनी शिपिंग चार्जेस लगेंगे। और अगर कई कई साइट्स पे तो ऐसा होता है कि अगर आप कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं, कई जगह पर फ्री होती है, कहीं पे चार्जेस लगते हैं। तो फार्मर्स के लिए भी एमएसपी एश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये चीज आप थोड़ी सी यहां पर समझिए। और रही बात यहां पर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की, ऑनलाइन शॉपिंग की, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे का एक अलग सिस्टम है, वो पूरी की पूरी सप्लाई चेन अलग है, और एग्रीकल्चर की सप्लाई चेन अलग है, ठीक है। तो आप जो है बेसिकली गाजर के हलवे को अमूल की आइसक्रीम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों चीज अलग है। आप गाजर के हलवे को माइक्रोवेव में गर्म करके खाइए, वो गर्म होगा, बढ़िया लगेगा खाने में। वही काम आप अमूल की आइसक्रीम के साथ भी कर दीजिएगा, तो बताइएगा कैसे खाएंगे आप, ये भी समझने की नीड है, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स, बोथ द थिंग्स। We say our farmers are uneducated and unaware, but once they will get the importance of technologies, it's time to develop farmer skills. बिल्कुल सही बात है। देखिए अब एक चीज बताइए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट प्लेयर्स को अभी भी किसी ने नहीं रोका है कि वो आकर के खरीदें। मैंने आपको एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 के बारे में बताया, 2000 की एग्रीकल्चर पॉलिसी को हमने यहाँ पर डिस्कस करा, ठीक है, वो हमने डिस्कस करा ना। व्हाट आई हैड टोल्ड यू इन दैट, कि भाई उस टाइम पर भी सरकार कह रही थी पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करो। प्राइवेट प्लेयर्स क्या अब देखो, एक मैंने मध्य प्रदेश का एग्जांपल दिया था, वहां पर क्या हुआ, एक फार्मर के साथ बकायदा कॉन्ट्रैक्ट करा गया कि तू हमारे लिए भाई चावल उगा, ठीक है। उसने चावल उगाए फार्मर ने। अब जब फार्मर से खरीदने की बारी आई तो इन्होंने कह दिया कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और वो क्यों कहा, क्योंकि इस बार प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया। प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो कहीं ना कहीं चीप में उनको और चावल मिल रहे हैं जगह जगह पर, ठीक है। और क्वालिटी को लेकर के जब फार्मर बार बार पूछ रहा है कि क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है बताओ, उसे बताया भी नहीं जा रहा। अब क्या हो गया, फार्मर एक्सप्लॉइटेड है, यहाँ पर वल्नरेबल है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं।
तो ये दिक्कत परेशानी ना आए फार्मर्स के लिए। और देखिए ये आपको यहाँ पर समझने का बहुत ज्यादा जरूरी है चीज। ओके, आई गिव महाराष्ट्र एग्जांपल आल्सो। बिल्कुल दीजिए, महाराष्ट्र का एग्जांपल दीजिए आप, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। सर, एज पर द न्यू फार्म लॉज फार्मर्स डायरेक्टली सेल देयर क्रॉप्स टू द मार्केट, बट हाउ कैन वी गारंटी दैट मिडलमैन विल नॉट इंटरफेयर बिकॉज मार्केट आल्सो हैव मिडल दे कैन। बिल्कुल सही बात है। देखिए अनित, ये कोई गारंटी नहीं है कि मिडलमैन नहीं होंगे, ठीक है। आज की डेट पे अगर आप समझने की कोशिश करें कहीं ना कहीं ओला का एक एग्जांपल देता हूं। ओला ने क्या करा, जो यहाँ पर आपको एक तरीके से सीधी एक्सेस दे दी कहीं ना कहीं आपके जो टैक्सी ड्राइवर है उस तक। अब कई बार क्या होता है, वो टैक्सी ड्राइवर भी आपसे बोल देता है कि साहब अब एक काम करो, मैं आपको यहां ले जाऊंगा, आप मुझे इतने पैसे दे देना एक्स्ट्रा, आप ओला पे मत बुक करो इस चीज को। कई बार ऐसा होता है, अगर आपने कभी एक्सपीरियंस करा, मैंने करा है तो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, कहीं ना कहीं आप समझने की कोशिश करिए। प्रैक्टिकलिटी में मिडल मैन को एलिमिनेट नहीं करा जा सकता, ठीक है। अब जो ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी क्या करते हैं, मिडल मैन को कॉन्टेक्ट करते हैं, और वही मिडल मैन आगे फार्मर्स को कॉन्टेक्ट करते हैं। अगर कोई बड़ी बड़ी कंपनी है, फॉर्च्यून है, पेप्सी है, ये लोग खुद नहीं आते बीच में, ठीक है, ये लोग लोकल मिडलमैन को ही कांटेक्ट करते हैं। तो वही एक चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है चीजों का, पॉलिसी डिफरेंट अलग होती है। और देखिए फिर डिमोनेटाइजेशन का एग्जांपल दूंगा तो आप कहोगे सर आप वही एग्जांपल बार बार देते हो। डिमोनेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या कहा, 1000 रुपया लेकर के जाओ, उसके बदले में आपको 2 500 के नए नोट अपना चमकते हुए मिल जाएंगे। सरकार ने ये चीज बोली, बट हुआ क्या, जो आम आदमी था, गरीब आदमी था, जिसकी रीच नहीं थी, उसने क्या करा, वो भी गया, उसको नहीं मिले पैसे कि भाई आज बैंक में खत्म हो गए हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया, चक्कर कटवाए। क्या करा गया, जो अमीर आदमी थे, जिनकी रीच थी, उनको क्या करा गया, 1000 के बदले कहीं पे 800 दिए गए, कहीं पे 700 दिए गए, ठीक है। फायदा किसका हुआ, मिडलमैन का। कौन थे ये मिडलमैन, बैंकिंग मैनेजर, बैंकिंग स्टाफ, बैंक से रिलेटेड लोग। तो ये समझने की नीड है कहीं ना कहीं, विद से आवर फार्मर्स आर इनोसेंट एंड नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देयर राइट। यस दैट्स ट्रू, कहीं ना कहीं हमारा फार्मर जो है इनोसेंट है, अनअवेयर है चीजों के बारे में, और कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है अपने राइट्स को लेकर के। अब देखिए एक चीज है, फार्मर्स जो यहाँ पर अपना, मान लीजिए उसने ये एपीसी फर्म है, सपोज एबीसी फर्म है ये, इसने क्या करा, मनीलाल से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, कि भाई तू मुझे जो है 100 रुपए के हिसाब से कितने, यहाँ पर 200 किलो चावल दे दे, सपोज ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कितनी है इसकी वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट की, 20,000 रुपए, ठीक है। 20,000 रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट जो यहां पर हुआ, उसमें एबीसी ने क्या कहा कि भाई ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशन है, ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये सीड्स यूज करेगा, ये फर्टिलाइजर यूज करेगा, मेरे को ये सब चीजें चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ, अब मनीलाल ने यही सब चीजें फॉलो करी। अब क्या हुआ, जब मनीलाल की हार्वेस्ट हो गई, फसल कट के तैयार है, ये पड़ी है फसल, मनीलाल ने एबीसी को कांटेक्ट करा कि भाई आ जाओ, आकर के खरीद लो। एबीसी ने कहा कि हम क्या करेंगे, पहले क्वालिटी टेस्ट कराएंगे। मनीलाल ने कहा कराओ, बिल्कुल कराओ। एबीसी ने कहा लाओ 500 रुपए दो, हमें क्वालिटी टेस्ट कराना है। मनीलाल ने 500 रुपए दिए, ये क्वालिटी टेस्ट हुआ। एबीसी ने कह दिया कि हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड से ये मैच नहीं करता, हम नहीं खरीदेंगे इस चीज को। अब यहाँ पर मनीलाल क्या है, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेड है। क्या करे वो, इसका अपने जो है बना करके बैठा है, फिर वही उसे यहाँ पर जाना पड़ेगा, मार्केट के अंदर बेचना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं चीजें होती हैं, और यही मध्य प्रदेश के अंदर भी हुआ। सेम एग्जांपल जो मैंने पढ़ा था उसके बारे में बताऊं तो मैं आपको। अब चलिए फटाफट आगे फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं। फूड प्रोसेसिंग को देखिए क्या है कि जो रॉ इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना फूड के अंदर, उनको ट्रांसफॉर्म करके ऐसा करा जाए कि जो उनकी शेल्फ लाइफ है वो बढ़ा दी जाए। अब आप जाते हैं, आपको पैक्ड फूड देखने को मिलता है ना, मॉल्स के अंदर जाइए, वहां पर आपको बकायदा प्रोसेस्ड मीट देखने को मिलते हैं, प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स देखने को मिलते हैं, काफी सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये काम करा गया। अब इंडिया की बात करें तो सिग्निफिकेंस क्या है इस फूड प्रोसेसिंग का, वो समझिए। इंडिया में फूड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तकरीबन हमारी 60% की आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो यहां पर कहीं ना कहीं जब फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बढ़ेंगी, ग्रेन्स, मीट्स, इन सब का फूड प्रोसेस्ड होगा, तो यहां पर क्या होगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन भी होगा और फॉरेन कंजम्पशन भी होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि देखो यहाँ पर सही है, चीज है, अच्छी चीज है। तो देखिए आपको ये भी समझना पड़ेगा, अगर आपको एक मैं भुट्टे का एग्जांपल दूं, मक्के का एग्जांपल दूं, आप वो जो भुट्टा है, मकई है, वो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट से 10 रुपए में खरीद सकते हैं। बट वही भुट्टा, वही मकई आपको जो मॉल्स है वहां पर कितने का मिलेगा, 30 रुपए का मिलेगा। तो फिर प्राइसेस का फर्क आता ही आता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर बढ़ेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बढ़ेंगी, तो उससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज के बीच में और एग्रीकल्चर के बीच में एक लिंक होगा। और ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर इंडिया में आ गई, प्रॉपर तरीके से सेटअप हो गई ना, तो फार्मर्स की इनकम डबल ट्रिपल आराम से होगी। तो देखिए यहाँ पर
यही करने की नीड है, कहीं ना कहीं जरूरी है हमें हमारे को ये चीज करना। और ये कहीं ना कहीं हमारे फूड वेस्टेज को भी प्रिवेंट करेगा। जो अनाज सड़ता रहता है पड़ा हुआ हमारा, वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में जाकर के बेहतर होगा, बढ़िया बनेगा, और कहीं ना कहीं हमारी फूड सिक्योरिटी को अटेन करने में भी हमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, फूड प्रोसेसिंग के फायदे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया की, तो तकरीबन 35,000 रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं, जो कि हालांकि हमें कोस्टल स्टेट्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पर मरीन फूड प्रोसेसिंग ज्यादा होता है, फिशरीज की प्रोसेसिंग ज्यादा होती है फूड में, ये लेकर के काम होता है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का अगर आप एग्जांपल लें, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के अंदर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बहुत बढ़िया लेवल पर काम कर रही हैं। ठीक है, और उसका बेनिफिट सीधा सीधा किसान को कहीं ना कहीं मिल रहा है। कर्नाटका, केरल, गुजरात, पंजाब, इन सब जगहों पर। नॉन कोस्टल स्टेट्स की बात करें तो यूपी, पंजाब में भी हमें फायदे देखने को मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, बट छोटे लेवल पर। मरीन फूड प्रोसेसिंग ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू नॉर्मल फूड प्रोसेसिंग। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट भी लगातार काम कर रही है फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए। 100% एफडीआई को गवर्नमेंट ऑलरेडी अप्रूव कर चुकी है। एग्री एक्सपोर्ट जोन्स बना रही है सरकार। नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर चला रखा है। 2015 में एक डॉक्यूमेंट भी आया था, विजन 2015, जिसमें बेसिकली यहाँ पर बढ़ाने की बात करी जा रही थी फूड ट्रेड को अपना। तो हर एक चीज यहाँ पर हो रहा था कि फूड ट्रेड को डबल कर दिया जाएगा, वैल्यू एडिशन जो है 20 से 35% बढ़ाया जाएगा, पेरिशेबल फूड्स जो है हमारे उन्हें 6 से 20% करा जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हो रही थी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज ने एक इनिशिएटिव भी लॉन्च करा, जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग। 1 अप्रैल 2012 को ये हुआ था, ताकि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर काम हो जा सके। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाया जा सके। मेगा फूड पार्क भी हमें हर साल देखने को मिलते हैं, जो कि एक मैकेनिज्म के तौर पर काम करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में और फार्मर्स और प्रोसेसर्स में लिंक तैयार करते हैं। तो बहुत सब चीजें गवर्नमेंट यहाँ पर कर रही है, और उसके रिजल्ट भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। और बात करें अगर हम यहाँ पर नए फार्म लॉज की, तो देखिए ये न्यू फार्म लॉज के अंदर कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, जिसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नमेंट ने भी क्या करा, इनको एक्सेप्ट करा। तभी तो गवर्नमेंट अमेंडमेंट की बात कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ ये हमारी गलती है, तो ठीक है हम इनको अमेंडमेंट करते हैं। ठीक है, अगर गलती ना होती तो अमेंडमेंट की बात ही ना होती वो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी इन चीजों को कह चुकी है कि हाँ भाई गलतियां हैं थोड़ी बहुत, उनको देखो। बट मैं यहाँ पर डिबेट में नहीं जाना चाहूंगा कि ठीक है, खराब है, बुरे हैं, क्या है। बट कहीं ना कहीं देखिए, अगर गवर्नमेंट, अगर आपके घर में शादी भी होती है आपकी, तो आपके पेरेंट्स आपसे पूछ के, आपकी सलाह से आपकी शादी करते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो आपकी लाइफ का मैटर है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट भी जब कोई काम करे, तो वो यहाँ पर जो पर्टिकुलर ग्रुप है, चाहे फार्मर्स हैं, चाहे लेबर यूनियंस हैं, या पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, सबकी सलाह से ही गवर्नमेंट को यहाँ पर काम करना चाहिए। सबको साथ लेके ही काम करना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वो ऐसे ही होगा जब सबके साथ लेकर के चला जाएगा। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही गाइस। आज के सेशन की यहाँ पर अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं आज के सेशन में हमने काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखी। बेसिकली पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने यहाँ पर आज समझने की कोशिश करी। ओके, तो आज के सेक्शन में इतना ही। अब कुछ कमेंट्स देख लेते हैं आपके। जाते आते वीडियो को लाइक करिएगा, कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए। फाइनली स्टेट्स गवर्नमेंट हैव टू मेक दिस सेक्टर कॉस्ट। देखिए स्वाति, जो रेवोल्यूशन है, जो चेंजेस हैं, वो दिन रात में नहीं आते, इट टेक्स टाइम। हालांकि ऐसा नहीं है, काम हो रहे हैं, बट जिस दिन, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जिस दिन ये पॉलिटिक्स का कीड़ा निकल गया ना डेवलपमेंट के क्षेत्र से, तो कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा। अब देखिए, मैंने एक आर्टिकल हमने डिस्कस करा था हेल्थ सेक्टर को लेकर के, उसमें मैंने आपको बताया था कि जिन स्टेट्स के अंदर आयुष्मान भारत स्कीम लगी, वहां पर तकरीबन, जहां पर एक्सेप्ट हुई, वहां पर तकरीबन 50 से 60% लोगों को फायदा हुआ, और जिन स्टेट्स में नहीं है वहां पर सिर्फ 10% लोगों को ही एक्सेसिबिलिटी है। तो ये क्यों है? ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिकल डिस्प्यूट है। वेस्ट बंगाल में देखिए, नहीं लगाई ये स्कीम, तो वहां पर फायदा नहीं मिला प्रॉपर्ली लोगों को। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को समझने की नीड है कि हाँ क्या जरूरी है, क्या फायदे की नीड है। और मैं सच में यहाँ पर एक चीज जो नोटिस करने वाली वो ये है कि देखिए, यहाँ पर देश के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट को और अपोजिशन को साथ मिलकर के काम करने की नीड है। साथ मिलकर के काम कैसे होगा, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जब यहाँ पर हम यूएसए के साथ, ये हमारी न्यूक्लियर डील हो रही थी, जब यूएसए न्यूक्लियर डील हो रही थी, तो उस टाइम पे पता क्या हुआ? उस टाइम पर श्री हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बेसिकली अपोजिशन में बैठे थे। वो देखो क्या हुआ, मनमोहन सिंह जी का साथ जो है ना, उनकी आसपास की सरकारें नहीं दे रही थी। जो कोalition गवर्नमेंट बना हुआ था यूपी का, कहीं ना कहीं वो साथ नहीं दे रहा था मनमोहन सिंह जी का इस डील में।
तो होता क्या है, एक यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, रेफरेंस है, अब्दुल कलाम जी ने इस बारे में डिस्कस करा। अब्दुल कलाम जी ने कहा कि मेरे पास समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह जी आए और अपने साथ वो लालू यादव जी को लेकर के आए और 2-3 लोग और आए उनके साथ। और उन्होंने आकर के एपीजे अब्दुल कलाम जी से क्या पूछा कि देखो, हमें साइंस के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, आप हमें बताओ कि अगर ये न्यूक्लियर डील हो जाती है तो क्या इंडिया को फायदा होगा इससे। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा कि बिल्कुल फायदा होगा इससे, और बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे। ठीक है, ये बात कही एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किनको, समाजवादी पार्टी के लीडर्स को और बाकी सब लीडर्स को। और उसके बाद, उस बात के बाद ये लोग साथ हो गए किसके, मनमोहन सिंह जी के साथ। ठीक है, सेम हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि उस टाइम पर अपोजिशन में थे, उन्होंने सरकार को कहा कि देखो, अगर तुम्हें यहां पर सपोर्ट नहीं मिलता बाकी सब पार्टी से, तो अपोजिशन तुम्हारा साथ देगा इस डील में। क्यों? अब देखिए, इंडिया आज की डेट में न्यूक्लियर डील हमारे लिए कितनी बढ़िया है। हम खुल के यहां पर कहते हैं कि हम न्यूक्लियर एनरिच देश हैं, हम जो है न्यूक्लियर पावर हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज की डेट में ये पॉलिटिकल एथिक्स कहीं ना कहीं खत्म होते हुए देखने को हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल एथिक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबका साथ सबका विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ओपोजिशन को भी ये चीज समझनी चाहिए और रूलिंग गवर्नमेंट को भी ये चीज समझनी चाहिए। अगर जो एग्जांपल मैंने आपको ये न्यूक्लियर डील का दिया है ना, आप जाइएगा जाकर के गूगल करिएगा और उसमें आपको पता लगेगा कि कैसे यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सहयोग देने की बात करी और कैसे समाजवादी पार्टी के लीडर्स जाकर के एपीजे अब्दुल कलाम से मिले और उनसे पूछा कि भाई बताओ, क्या इंडिया के लिए फायदेमंद है, क्योंकि हमें तो इतनी जानकारी नहीं है न्यूक्लियर चीजों के बारे में। तो मैं हमेशा एक चीज के बारे में कहता हूं, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। जब तक हम एकजुट खड़े हैं तब तक हम जो है यहाँ पर कामयाब रहेंगे, तरक्की करेंगे, हर चीज करेंगे। देखिए, कहते हैं ना, बंद मुट्ठी 100 की, खुल गई तो खाक है। ठीक है, ये चीज बोली जाती है। तो ये आपको समझने की जरूरत है। जब तक हमारी मुट्ठी बंद है, यूनाइटेड है हम, तब हमारी जो वैल्यू है वो बड़ी है। जिस दिन ये मुट्ठी खुल जाती है तो वो क्या है, खाक है। और ये एग्जाम्पल बेसिकली बुद्धा भी देते हैं। ठीक है, अजात शत्रु को यही एग्जाम्पल बुद्धा ने दिया। जब अजात शत्रु बुद्धा के पास पहुंचा और उसने बुद्धा से बोला कि भाई मुझे बताओ, मैं इन लिचवीज को कैसे खत्म कर सकूं, तो बुद्धा ने कहा, इन लिचवीज की यूनिटी को तोड़ दो। जिस दिन ये यूनिटी खत्म हो जाएगी तुम उस दिन इन पे जीत पालोगे। यही काम अजात शत्रु ने करा। तो देखिए, यूनिटी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चीज यूनिटी कब आएगी, जब अपोजिशन और रूलिंग गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर के पॉलिटिकल एथिक्स को फॉलो करते हुए एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके ये काम करेंगे। अब अपोजिशन क्या है, वो चोर बोल रहा है रूलिंग गवर्नमेंट को, रूलिंग गवर्नमेंट क्या है, वो उनको चोर बोल रही है। तो ऐसे काम नहीं होता, इससे कन्फ्लिक्ट ही बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ओके, सो प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज का। बाकी आज के सेशन में इतना ही गाइस, आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। जाते आते वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। गुड बाय।